ओके देखो यहाँ पे आपका इन दिस मॉड्यूल एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इन दिस मॉड्यूल बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो देखो हमारे एटॉमिक मॉडल में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। ठीक है, तो पहला क्या था, हमारा डाल्टन का मॉडल था। डाल्टन का मॉडल क्या बोलता है भाई साहब कि एटम एक गोला है, कुछ भी ऐसा ही गोला है। ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, गोला है। सारे एलिमेंट्स जो है तो एक ऐसे बॉल से बने हुए हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होगा वो। उसके बाद आया भाई साहब आपका थॉमसन का मॉडल। थॉमसन के मॉडल में हमको मिला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो थॉमसन इज सेइंग दैट बेसिकली दीज atoms are designed in such a way that the positive charges are in between negative। ओके, फिर आया भाई साहब बोर का मॉडल। बोर का मॉडल क्या बोलता है भाई, सॉरी अपना रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल क्या बोलता है, व्हाट इज इट कि भाई साहब एटम्स हैव अ न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है तो इसको ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, बोर के मॉडल में, बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इन्होंने जो हाइड्रोजन एटम के लिए बताया है वो सही है लेकिन उसके बाद नहीं। ठीक है, तो बोर क्या बोल रहे हैं, देखो प्रॉब्लम क्या हुआ कि रदरफोर्ड, व्हाट रदरफोर्ड इज सेइंग इज कि ये एक एटम है। ठीक है, यहाँ पे आपका भाई साहब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग इन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये मूव कर रहे हैं भाई साहब, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, यहाँ पे रदरफोर्ड का मॉडल आया। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल ये बोल रहा है, लेकिन तभी मैक्स प्लैंक की क्वांटम थियरी आई। ठीक है, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थियरी, व्हाट डज मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी स्टेट कि व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग और एनी चार्ज पार्टिकल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन इट मूव्स। ठीक है, किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल में, ठीक है, एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल will constantly dissipate energy। ठीक है, dissipate energy मतलब ये एनर्जी को लूज करेगा। ठीक है, कोई भी कैसा भी मूव कर रहा हो, अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो इसकी एनर्जी रेगुलरली भाई साहब कम होती जाएगी। ठीक है, तो अभी रदरफोर्ड क्या बोल रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब घूम रहे हैं। तो अभी अगर इनका एनर्जी कम होता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, and they are moving in specific orbits around the nucleus. If that's the case, then what will happen, these electrons will lose their energy. If they lose their energy, they will form a spiral path and they will land up into the nucleus। ठीक है, तो ये ऐसे घूमते हुए आते हुए न्यूक्लियस में भाई साहब लैंड करेंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जितनी बार भी इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस में जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन्स गए, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो एटम्स विल सीज टू एग्जिस्ट, एटम्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा भाई साहब। ठीक है, और उसमें चार्जेस भी नहीं बचेंगे। सो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थियरी क्या बोल रही है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इट विल डेसिपेट और लूज एनर्जी। सो इफ दैट्स द केस, तो इसीलिए ठीक है रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आया बोर का मॉडल। तो बोर क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसे ही नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, देखो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, देयर आर सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये भाई साहब फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में मूव करेगा और करता रहेगा तब तक उसकी एनर्जी की लॉस नहीं होगी। समझ में आ रही है? ठीक है, व्हाट बोर इज स्टेटिंग इज दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन सर्टेन फिक्स्ड और स्टेशनरी ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस and till the time the electron is actually moving in these stationary orbits, it is not going to dissipate or lose any amount of energy। Are we clear on this one people? और अगर ऐसा है तो स्पाइरल पाथ बनेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में इंटैक्ट रहेंगे। दूसरी बात आती है कि अगर आप एटम को एनर्जी दे रहे हो तो हमने सुना है कि इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बाहर। तो बोर ये बोल रहा है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे लेकिन तब तक नहीं जाएंगे जब तक पूरी एनर्जी दूसरे ऑर्बिट में टपकने की नहीं मिल जाती। मतलब ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, ऐसे नहीं।
till the time they are not gaining sufficient amount of energy to actually jump into the next orbit, they will not leave their orbit. ठीक है, so इसका मतलब पूरा एनर्जी जब मिल जाएगा to jump into the next orbit, then only they will make a move. Are we clear to this one people? ठीक है, तो बोर का जो एटॉमिक मॉडल था, हम इसको हाइड्रोजन, इसमें भी कुछ खामियां थी. There are some flaws in this one as well. ठीक है, तो इसमें खामियां जो हैं, इन खामियों को हम पूरा करने में, एक्सप्लेन करने में ही बेसिकली क्लाउड कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि एटम्स भाई साहब क्लाउड्स पे आते हैं. हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे आप, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे. सो दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट यू विल लर्न. ठीक है, सो देन यू विल रियलाइज कि भाई साहब जो भी आपने अभी तक पढ़ा है सब बेकार था. ठीक है, it's going to be an absolutely new concept. The structure of atom will be an absolutely new concept for you. Are we clear on this one people? So why are we restricting this to Bohr's model of hydrogen atom? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब तक हम भाई साहब हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल द एटम्स विच आर वेरी क्लोज टू हाइड्रोजन, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, वेरी क्लोज. ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल जो भी भाई साहब बहुत क्लोज होते हैं हाइड्रोजन एटम के, उनमें हम इस तरह का बिहेवियर देखते हैं. whenever we go to elements with higher atomic masses or weights, we will find huge differences out there. Are we clear through this one people? समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इसीलिए हम इसको बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ही बोलते हैं, क्योंकि बोर ने ये जो प्रपोज किया ये पूरे सारे एटम्स के लिए प्रपोज किया, बट वी सी दैट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक मतलब न्यूट्रॉन है भाई साहब. ठीक है, न्यूट्रॉन भी प्रॉपर नहीं है उसमें, तो इस तरीके का सारी चीजें आ जाती हैं. ठीक है, ओके, सो इन दिस मॉड्यूल वी विल लर्न बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम. बोर एक्चुअली had given this model for all atoms, but when we see for higher atoms his module is not applicable. उसने जो मॉडल दिया था that is not applicable. ठीक है, क्लियर है? ओके, so Bohr's model of the hydrogen atom. Bohr combined the classical and quantum concepts and gave his theory in the form of 3 postulates. Okay, classical concept क्या था भाई साहब कि आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं. और आपका क्वांटम कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बोला मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी. व्हाट इज स्टेटिंग इज दैट एनी मूविंग चार्ज विल कॉन्स्टेंटली डेसिपेट एनर्जी, लूज एनर्जी, एंड इफ दैट्स द केस व्हाट विल हैपन, दीज रिवॉल्विंग एटम्स विल कॉन्स्टेंटली लूज देयर एनर्जी, it will form a spiral path and they will land up in the nucleus, thereby the entire atom or its existence is not possible. Are we clear on this one people? ठीक है, okay, so and तो इसीलिए इन्होंने दोनों चीजों को कंबाइन किया. तो what is saying is yes, atoms के अराउंड में ऑर्बिट्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर तो रहे हैं, लेकिन ये जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं. दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स एंड दीज ऑर्बिट्स हैव अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, which means so long as an electron is moving in these orbits it's not going to either gain or it can gain energy but it will not lose energy. ठीक है, ये एनर्जी को लूज नहीं करेगा. ठीक है, और इसीलिए वो स्पाइरल पाथ होता हुआ ऐसे एटम पे लैंड नहीं करेगा. क्लियर है? ठीक है, ओके, सो हिज वाज अ थियरी, जो इन्होंने दोनों चीजों को कंबाइन की, क्लासिकल एंड क्वांटम कॉन्सेप्ट्स. एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy. Radiant energy मतलब जब भी एक चार्ज मूव कर रहा है वो एनर्जी को डेसिपेट करेगा, वो एनर्जी को लूज करेगा. ठीक है, तो what Bohr is saying is that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy. Hence these orbits are also known as stationary orbits. और इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, stationary orbits. ठीक है, ओके. Bohr combined classical and quantum. So electrons revolves around the nucleus only in those orbits for which the angular momentum L is some integral multiple of h by 2 pi. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, angular momentum mvr is equal to nh by 2 pi. ठीक है, mvr will be equal to nh by 2 pi. ये हो गया आपका angular momentum, that will be an integral multiple of h by 2 pi. क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आपका भाई साहब ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्विंग. इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी आर. एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड आर इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग. तो ये हो जाएगा एम वी आर मतलब इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. इसका मतलब बोर क्या बोल रहे हैं, What Bohr is saying is कि भाई किसी एटम के आजू बाजू कोई भी ऑर्बिट आपने बना दिया,
तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करने के चलते उनका जो एंगुलर मोमेंटम आता है दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. Now what is this h? h is basically known as the Planck's constant और 2 pi की वैल्यू तो मतलब 2 into 3.14 या 2 into 22/7. So यहाँ पे बोर का पोस्टुलेट क्या बोल रहा है भाई साहब, और ये आज तक भी सही है, ठीक है, दिस इज स्टिल ट्रू, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे तो डिफरेंसेस हमको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, बट फॉर द टाइम बीइंग अंडरस्टैंड दैट द एंगुलर मोमेंटम of an electron revolving in an orbit is an integral multiple. ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एनीथिंग, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, ठीक है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे ही तैसे ही कोई सी ऑर्बिट में नहीं घूमेगा भाई साहब, ठीक है, उसी ऑर्बिट में घूमेगा और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से घूमेगा जिसके फलस्वरूप जो आपका एंगुलर मोमेंटम हो रहा है दैट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, ठीक है, क्लियर। सो आपका L मतलब एंगुलर मोमेंटम n h by 2 pi, n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, इंटीग्रल मल्टीपल, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आप पढ़ेंगे कि भाई साहब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। आप जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे थे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, तो ये बेसिकली क्लाउड्स में होते हैं, तो sp-df ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके हिसाब से आपके डिवीजन होते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन from one of its specified non-radiating orbits to another of lower energy. When it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and the final states. अभी देखो होता क्या है, ठीक है, समझ लो ये आपका एटम है, ये हो गया आपका प्रोटॉन और ये हो गया आपका न्यूट्रॉन, ये हो गया भाई साहब एक ऑर्बिट, ये हो गया एक ऑर्बिट, और ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, क्लियर है, क्लियर है। मतलब यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, एंगुलर मोमेंटम विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, ठीक है, क्लियर है। स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स हैं, ओके। अभी समझ लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन आउट हियर, इस एटम को आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा फिर यहाँ पे रिवॉल्व करने लगेगा, नहीं, जब तक उसको पूरी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक टपकने की नहीं मिलती है तब तक वो यहाँ पे ही रहेगा। जैसी आपकी एनर्जी पूरी हो जाती है किसके बराबर, E2 के बराबर, तो ये यहाँ से यहाँ टपकेगा, ठीक है। इट विल बेसिकली मेक अ मूव फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकेंड लेवल, बट ये ट्रांजिशन तो हुआ, उसने क्या किया, एनर्जी अब्सॉर्ब किया। आप एनर्जी दे रहे हो, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटएवर, you are basically giving it energy, it is gaining energy. What will happen as a result of this gained energy? It will move from the first to the second level, but it will not be able to survive there. वो वहाँ पे survive नहीं कर पाएगा, वो वापस क्या हो जाएगा भाई साहब E1 पे आ जाएगा, it will come back to E1. Are we clear on this one people, ठीक है। It will come back to E1 and once it does so it will radiate that amount of energy which it had observed. तो जब भी भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन एक हायर लेवल से, मतलब ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड हो जाएगा, ठीक है, हीट मिला ये जा नहीं रहा है जब तक इसको E2 तक की लेवल की एनर्जी नहीं मिल रही है, जैसे ही मिली तो ये टपक गया उधर, लेकिन वहां पे वो जाकर रह ही नहीं सकता, उसको वापस आना पड़ेगा E1 में, एंड व्हेन इट कम्स इट विल एमिट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हैड अब्सॉर्ब्ड व्हाइल मूविंग फ्रॉम E1 टू E2, ठीक है, क्लियर है। तो दैट एनर्जी विल बी एमिटेड इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। अभी फोटॉन्स क्या होते हैं भाई साहब, देखो लाइट जो है ना, लाइट की आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, मतलब 12th में ही पढ़ेंगे आप। लाइट की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है भाई साहब वेव प्रॉपर्टी और एक होती है भाई साहब पार्टिकल प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल प्रॉपर्टी, लाइट जो एनर्जी है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज फोटॉन्स में जा रही है, ठीक है। इट इज बेसिकली मूविंग इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स, दे आर मूविंग इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो जैसे ही ये इधर से इधर जाएगा ये एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इट विल एमिट एनर्जी और रेडिएशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखो E2 एक एनर्जी है माइनस E1, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। E2 minus E1 will be equal to Planck's constant into the frequency of the radiation that has been emitted, ठीक है।
ये हम पढ़ेंगे, बट अंडरस्टैंड बोर्ड का लॉ। एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स मतलब जो आपके स्टेशनरी ऑर्बिट्स हो गए, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब मूव होना, ठीक है, टू अनदर लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में वो जाएगा, ठीक है। व्हेन इट डज सो अ फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स। सो एनर्जी डिफरेंस जो होगा इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के बीच में, उसके हिसाब से वो क्या एमिट करेगा भाई साहब, इट विल एमिट एनर्जी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके। सो आपका यहां पे ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड या फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी एमिटेड इन टर्म्स ऑफ लाइट, ठीक है। दिस विल बी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। सो E2 माइनस E1 विल बी इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स। आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर? ओके ओके ओके। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टेशनरी न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZeR² इज इक्वल टू mv²/r। ओके, ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट हम चाहेंगे कि इसको जितना आसान कर सकें, ठीक है। ओके, सो समझ लीजिए भाई साहब, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपका भाई साहब है न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया भाई साहब जिस उस पर रेडियस है, ठीक है। देखो, अगर मैं किसी चीज़ को घुमा रहा हूँ, समझ लो ये एक की रिंग है और मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, या हमने एक धागे में एक स्टोन बांधा हुआ है और इसको वैसा घुमा रहे हैं हम, ठीक है। कब तक घूमता रहेगा? जब तक मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अगर ये लुफ्त-पुष्ट हो गया तो ये भी लुफ्त-पुष्ट हो जाएगा, वैसा है ना। इफ आई डोंट अप्लाई एनी फोर्स देन ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉल डाउन। सो एनीथिंग विच इज मूविंग इन अ सर्कल हैज टू हैव अ सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंटर से उसको फोर्स मिलना चाहिए, ठीक है। अभी आपका ये इलेक्ट्रॉन है जो एक न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है, ठीक है। तो अगर ये न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है तो ऑब्वियसली इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, लेकिन क्या न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन धागे से बंधा हुआ है? नहीं। तो व्हाट इज दिस फोर्स? सो दिस फोर्स इज बेसिकली योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है भाई साहब, आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्लियर है? अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है मैं आपको एकदम संक्षिप्त रूप में बता दे रहा हूँ। कहीं पे आप जैसे स्टेट बोर्ड वाले इसको फिजिक्स में ही 11th में पढ़ेंगे और CBSE वाले इसको फिजिक्स में 12th में पढ़ेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। अगर समझ लो एक चार्ज है, चार्ज मतलब समझते हैं ना, 2 कूलम का चार्ज, 3 कूलम का चार्ज, तो ये हो गया Q1 और दूसरा एक चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में, मतलब फोर्स आपका रिपल्शन का भी हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है भाई साहब, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे चार्ज कितना है भाई साहब, Q, और यहाँ पे भाई साहब क्या है, E। अभी देखो यहाँ पे मुझे बताओ, समझ लो आपका सोडियम है, सोडियम, ठीक है। सोडियम का भाई साहब 23 इज द एटॉमिक मास नंबर और ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। हेलो, हाँ, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका कितना है भाई साहब, सॉरी 11 है, ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर 23 है, ठीक है। मुझे बताइए इसका कितना प्रोटॉन्स होगा? प्रोटॉन्स होंगे 11, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11, ठीक है, और आपका भाई साहब एटॉमिक न्यूट्रॉन्स हमको मतलब नहीं है फिलहाल। 23 माइनस 11 मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सेंटर में बताइए कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, सेंटर में न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? चलिए फटाफट, व्हाट विल बी द पॉजिटिव चार्ज? 11 पॉजिटिव, ठीक है, एकदम सेंटर में। अभी देखो पहले वाले ऑर्बिट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर मैं ऐसा पढ़ते आए ना आप, जो गलत है बेसिकली, बट छोड़ो। यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, किसी एक इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में, किसी एक इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 11, ठीक है, 11, और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 11E लिखते हैं। बेसिकली
ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज हाउ मच 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यही आपका प्रोटॉन का भी चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है, एक प्रोटॉन का चार्ज भी भाई साहब उतना ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्लियर है? ओके, तो आपका यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 की वैल्यू मुझे बताओ कितनी हो जाएगी, 11E, मतलब 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q2 की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन मतलब कितनी चार्ज बोलो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये आपको समझ में नहीं आएगा फिलहाल, ठीक है। तो ये आपका एक कांस्टेंट है बेसिकली। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस कितना हो जाएगा बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 कितना हो जाएगा बोलो, 11 इंटू ई है कि नहीं, Q2 की वैल्यू क्या है, E, ठीक है, अपॉन जो भी आपका रेडियस होगा R का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 11E का स्क्वायर बाई R का स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर कोई एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का Z है तो बताओ उसका कितना हो जाएगा भाई। यहां पे क्या किया है तुमने, Z ही तो किया है। तो F की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी ZE का स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। आर वी क्लियर? ZE का स्क्वायर वही तो है ना भाई साहब, सोडियम के खेल में क्या हुआ, 11E का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ZE का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो दिस विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच हैज एन एटॉमिक नंबर Z, ठीक है। ZE का स्क्वायर, E मतलब हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ओके, अभी एक चीज और, सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा है वहां पे, नहीं अभी तक नहीं हुआ है। कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन करती है उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r, ठीक है। कोई भी बॉडी कहीं पे भी, ठीक है, नॉट अबाउट एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी भी बॉडी की। अगर भाई साहब क्या हो रही है, अगर सर्कुलर मोशन हो रही है, सो इट विल एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ mv²/r। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे कितना हो गया, ZE²/4। तो आपका ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यही कर रहे हैं हम, देखो, ठीक है। तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स will be equal to the electrostatic force। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना निकाला आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r का स्क्वायर। मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। ओके, क्या क्या यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये r हो गया द रेडियस ऑन विच इट इज रिवॉल्विंग। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस विल बी योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपने ये नहीं कवर किया है, अभी भी फिजिक्स में आपका नहीं हुआ है, तो ये आप पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r will be mv²/r, where m is the mass of the body, v is its tangential velocity and r is the radius, ठीक है। ये वाला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सम पीपल आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन 11th एंड सम आर गोइंग टू स्टडी इन द 12th स्टैंडर्ड। बहरहाल सिर्फ इतना जानना ही काफी है, ठीक है। ओके, तो अभी आपका ये हो गया, ठीक है। ओके, सो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, ZE का स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू mv का स्क्वायर बाई r, ठीक है। ओके, सो ऑल्सो अभी देखो L क्या देखा आपने, L इज एंगुलर मोमेंटम, दैट इज mvr एंड दैट इज इक्वल टू nh/2 पाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको देख लो, अरे देखो तो भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, mv²/r कितना आया आपका, ZE²/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, अपॉन r का स्क्वायर। और आपको मालूम है mvr की वैल्यू क्या है, nh/2 पाई, nh/2 पाई, ठीक है। तो अभी अगर भाई साहब हम करते हैं क्या, mv²/r, ये mvr की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, nh/2 पाई, ठीक है। ओके, अगर हमको यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है, हाउ डू वी डू दिस पीपल, हाउ डू वी डू दिस, देखो यहाँ पे mv²/r है ना, और यहाँ पे क्या है भाई साहब mv, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, ठीक है, डेरिवेशन देख लो, स्क्वायरिंग, ये आपका बोर बता रहा है, बोर,
ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है, ये तो आपका सर्कुलर मोशन फिजिक्स बता रहा है, और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज ऑल्सो स्टेटेड बाय फिजिक्स, ठीक है। दिस इज एज पर बोर कि एन इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट ओनली इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो भाई साहब, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट विल हैपन, m² v² r²। केमिस्ट्री में डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू माइट फॉरगेट अबाउट इट, सो हेंस डिराइविंग इट, ठीक है। तो 1 सेकंड मतलब 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको अगर डिराइव करना है इसको, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, m² v² r², क्या हो गया भाई साहब, n² h² बाई कितना हो गया बोलो, 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है। क्लियरम भाई साहब यहाँ पे, ओके। तो चलिए अभी हम करते हैं mv² बाई r², ठीक है। तो v² की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, n² h² बाई 4 पाई का स्क्वायर m² r², बोलो लिख सकते हैं, m² इधर गया, r² इधर गया, v² इधर रह गया, ठीक है, n² h² बाई दिस, ठीक है, क्लियर है। इसी v² को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो mv² बाई r, ठीक है, इज इक्वल टू ze² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। तो यहाँ पे m इंटू n² h² बाई 4 पाई स्क्वायर m² r², दैट इज ze का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, r² कैंसिलम, ठीक है, यहाँ पे 4 और 4 पाई कैंसिलम, पाई और ये पाई कैंसिलम, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है तुमको, ठीक है। यहाँ पे r और r तो दोनों कैंसिल हो गए भाई साहब, सर वो r आपने नहीं किया इसके mv² के नीचे भाई साहब यहाँ पे एक r है ना, ठीक है, ओके। तो mv² लिया हमने, v² की जगह पे ये वैल्यू डाली और यहाँ पे r आ गया, ठीक है, ze², ओके। 4 और 4 कैंसिलम, 1 पाई और ये पाई कैंसिलम हो गया, तो ze² इंटू r, ठीक है, इज इक्वल टू n² h² एप्सिलॉन नॉट, n² h² और ये एप्सिलॉन नॉट इधर आया, ठीक है, r इंटू ze², और पाई भी है ना भाई साहब, एक पाई बच गया इधर, उधर 4 पाई था, इधर 4 पाई का स्क्वायर था, तो एक पाई बचा हुआ इधर, ठीक है, ओके। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, n², यार m भी कैंसिल नहीं हुआ क्या सॉरी, हाँ कहाँ, हाँ m², एक m कटा ना, ठीक है, एक m कट जाएगा, एक m ऊपर का कट गया, इधर m है, तो यहाँ पे हो गया कितना, ze² पाई m, है ना, ze² पाई ze² r पाई m, और इधर कितना बचा भाई साहब आपका n² h² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप r की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, n² कैंसिल हो गया, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन ze² पाई m, क्लियर है, ze² पाई m, n² h² एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ r, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी, अभी मेमोराइज नहीं कर सकते इसको आप, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, लेकिन इसका डेरिवेशन आपको फटाफट आना चाहिए, ठीक है। फटाफट देखिए, फटाफट डेफिनेशन देखिए, ठीक है। वैसे क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, आपका एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई साहब, रेडियस r है इसकी, ठीक है। अगर रेडियस r है तो इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू mv² बाई r। अगर आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z है तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, Ze, और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 अपॉन R का स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली कूलम्स लॉ बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, विच अगेन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ओके। Q1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, Ze, Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E अपॉन R का स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, Ze² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, ठीक है।
ये दोनों फोर्सेस भाई साहब बराबर होंगे तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अभी हमको भाई साहब बोर के मॉडल में स्पेसिफिकली ये मिला कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ मास m रोटेटिंग और रिवॉल्विंग ऑन अ रेडियस ऑफ r with a velocity v that is called angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi where h is the Planck's constant। ठीक है, ओके, and n is any number 1 2 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भाई साहब कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पीपलम कितना हो जाएगा बोलो, एम वी आर का भाई साहब स्क्वायर दैट विल बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई का स्क्वायर। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। यहां पे एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई का स्क्वायर। ठीक है, और अभी इसी वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर का स्क्वायर। ठीक है, इसी वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे डाल देंगे तो m इंटू एन स्क्वायर एच का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर का स्क्वायर बाई आर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, पाई और ये पाई कैंसिल, m और ये m कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई आर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू बाई m। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर आर और m बच गया इधर। ठीक है, इज इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर एम जेड ई का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई, यहां पे हम ले सकते हैं भाई साहब m इंटू जेड इंटू ई का स्क्वायर। ठीक है, n हो गया इंटीजर 1 2 3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, h हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट दैट 6.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34। ठीक है, 6.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, 8.85 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31। पाई रह गया, किधर रह गया भाई साहब, पाई इधर रह गया ना, जेड ई स्क्वायर पाई ना, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ द डेरिवेशन। इफ यू आर अवेयर ऑफ द डेरिवेशन इट विल नॉट टेक मोर देन अ मिनट फॉर यू टू डिराइव इट। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं भाई साहब, k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू 9। ये सब कुछ करके आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये सारा कुछ करेंगे, देखो सारा कुछ करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, एन स्क्वायर ये आपका चेंज होता रहेगा 1 2 3 के हिसाब से। ठीक है, एच स्क्वायर भाई साहब चेंज नहीं होगा क्योंकि एच की वैल्यू भाई साहब फिक्स्ड है, 6.66 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 है। एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू फिक्स्ड है भाई साहब, ये भी चेंज नहीं होगा। पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 kg, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज। जेड एलिमेंट पे डिपेंड करेगा तो चेंज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होगा, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। तो ये सारे तमाम चीजें तो भाई साहब कांस्टेंट हो जाएंगी। इन सब को अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.53 ध्यान दो, एंगस्ट्रॉम मतलब कितना है, 0.53 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर। ठीक है, समझ रहे हो कहां से, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम और ई स्क्वायर से तुम्हारा वैल्यू कितना निकल रहा है, 0.53, और बाकी रहा यहाँ पे क्या, एच स्क्वायर बाई जेड, जो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो आपका भाई साहब एन स्क्वायर बाई जेड विल बी डिफरेंट फॉर ऑल दी एलिमेंट्स। ठीक है, तो एन स्क्वायर बाई जेड, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है, आर एन इज इक्वल टू 0.53 टू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। ठीक है,